हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आता हो, या फिर आपके एलएलबी के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हों, या फिर आप जुडिशियल सर्विसेज के प्री दे रहे हो, इन टॉपिक्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप इन एग्ज़ाम्स को देने के लिए ईजिली कैपेबल रहोगे, आप ईजिली उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं, क्योंकि देखिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन करना कोई ज़रूरी नहीं है, इतनी एनर्जी वेस्ट करना कुछ उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही अगर हम कर लेते हैं तो हम अपने एग्ज़ाम को आराम से कर पाएंगे। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आपको बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से मिल के बना है। मतलब हमने कुछ पार्ट किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कुछ का पार्ट किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। और आज के दिन अगर आप देखोगे तो 448 आर्टिकल्स हैं, 25 चैप्टर पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, वो अमेंडमेंट के साथ ये चीज़ें चेंज होती गई। तो ये बेसिक फैक्ट है, आपसे क्वेश्चन के अंदर एग्ज़ाम के अंदर पूछ सकता है। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वैसे तो वो एनफोर्स हुआ था कौन सी डेट को, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल थे जो 26 नवंबर 1949 को ही एनफोर्समेंट के अंदर आ गए थे। वो कौन कौन से आर्टिकल थे? वो थे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, पहले ये 4 आर्टिकल, फिर 60, 324, 366 और 367, 379 और 380, 388 और 391 टू 394। ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जो 26 नवंबर 1949 को ही एनफोर्समेंट में आ गए थे। इसके अलावा हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 को एनफोर्समेंट के अंदर आया था। और जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी क्या डिज़ायर थी कि जो भी सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, उनके बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बने। इसी के लिए जो प्रीएम्बल था उन्होंने प्रीएम्बल बनाया और ये बोला कि जो सोर्स है, जो अथॉरिटी है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी है जो हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रही है वो कौन है? पीपल ऑफ इंडिया है। इसीलिए जब हम अपनी पहली लाइन पढ़ते हैं वो क्या बोलती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रीएम्बल दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसलिए उन्होंने इसको सोर्स माना कि जो पीपल ऑफ इंडिया हैं वही अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। अब अगर ये जो हम प्रीएम्बल देखें, इसको हम क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक के बेसिस के ऊपर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, रेजोल्यूशनरी, प्रॉमिसरी और डिक्लेरेटरी। जो हमारा ये जो पहला पोर्शन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंसीडर इट इंडिया इनटू सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल सिटीजन्स। ये वाला जो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये अपडेटेड नहीं है। हमारे कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी जिसके अंदर कुछ और दो वर्ड्स को और ऐड किया गया था। एक तो सॉवरन पहले से ही था, सोशलिस्ट और सेक्युलर इसके बीच में ऐड किया गया था। सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था बाद में। सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड बाद में अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। तो इतना जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशनरी पार्ट बोलते हैं, जहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बात की जाती है किस चीज़ की? जस्टिस की, लिबर्टी की, इक्वलिटी की, फ्रेटर्निटी की। क्या क्या बोला जा रहा है कि जस्टिस दी जाएगी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबर्टी दी जाएगी। किस चीज़ की? थॉट ऑफ एक्सप्रेशन की, और बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। इसी तरीके से इक्वलिटी होगी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, और ये सभी चीज़ें सभी के बीच में प्रमोट की जाएंगी। तो ये क्या है? अपने आप में प्रॉमिसरी पार्ट है, ये प्रॉमिस किया जा रहा है। तो पहले जो पार्ट था वो रिजोल्यूशनरी पार्ट है, ये प्रॉमिसरी पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे यूनिटी ऑफ नेशन, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, सब चीज़ों की बात की। और ये जो एंड में जहाँ पे ये बात बोली गई, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 हेयर बाय अडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये डिक्लेरेटरी पार्ट है, यहाँ पे हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको 4 क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक के हिसाब से बांट सकते हो। कौन कौन सा? रेजोल्यूशनरी, प्रॉमिसरी और डिक्लेरेटरी। ठीक है, अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रीएम्बल हमने पढ़ा
कि क्या ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो अपने आप में क्या है, एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, और ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जाता है बहुत बारी कि प्रियम्बल, वो पूछते हैं कि वेदर प्रियम्बल इज़ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो इसके लिए दो हमारे सामने फेमस केसेस आते हैं, उन केसेस का नाम क्या है। पहला जो केस फेमस है उसका नाम है बेरूबरी केस, बेरूबरी केस, और दूसरा है केशवानंदा भारती केस। बेरूबरी केस और केशवानंदा भारती केस। यहाँ पे हम सभी टॉपिक्स को काफ़ी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम टाइम पे अपना रिवीजन इजीली कर सको। डिटेल वीडियोस के लिए आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे, वहाँ पे हमने सभी टॉपिक्स को कॉन्स्टिट्यूशन के डिटेल के अंदर डिस्कस कर रखा है, वहाँ से आप उनको समझ सकते हो। यहाँ पे हम काफ़ी जल्दी चलेंगे और कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होगी वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो बेरूबरी केस था, इसके अंदर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसने बोला था कि प्रियम्बल जो है जो बनाया गया है वो हमारे माइंड को, जो मेकर्स हैं उनके माइंड को ओपन करता है कि उनके माइंड में क्या था, जनरल पर्पस क्या था। लेकिन ये प्रियम्बल जो है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। लेकिन जो केशवानंदा भारती केस आया 1973 के अंदर, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जो भी हमने पढ़ा अभी, द पीपल ऑफ इंडिया, ये सब जितने भी बातें पढ़ी है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ही आएंगी। और क्या बोला कि जो प्रियम्बल है वो ना ही वो सोर्स है, सोर्स ऑफ पावर है, ना ही वो सोर्स ऑफ लिमिटेशन या प्रोहिबिशन है, ठीक है। और तीसरी बात ये बोली कि जो प्रियम्बल है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज और इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, कि आपको कोई भी स्टैच्यू को इंटरप्रिटेट करना है तो उसको आप प्रियम्बल में ध्यान रखते हुए इंटरप्रिटेट करेंगे। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को जब हम इंटरप्रिटेट करेंगे, उसका मीनिंग निकालेंगे, तो हम प्रियम्बल को सिग्निफिकेंट मानेंगे कि प्रियम्बल को ध्यान में रखते हुए इंटरप्रिटेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने वर्ड पढ़ा क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे पहले ही लाइन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इंडिया है ये रिपब्लिकन पॉलिटी जो है, किस तरीके की रिपब्लिकन पॉलिटी है, जहाँ पे कोई भी हेरिडेटरी रूलर नहीं है, मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो पीपल होंगे इस कंट्री के वही अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे, चाहे वो हमारा प्रेसिडेंट हो या फिर हमारी गवर्नमेंट हो। तो जो लेजिस्लेचर है वो हमारी हमसे ही बनेगा, जो पीपल ऑफ इंडिया वही बनाएंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड आता है सॉवरन। सॉवरन वर्ड का मतलब क्या होता है, सॉवरन अगर आप पहले देखो, जो इसका ट्रू मीनिंग देखो, जो पहले हिस्ट्री के अंदर यूज़ होता था, ओल्ड टाइम पे यूज़ होता था, वो आर्केइक कंसेप्ट था, मतलब कि राजा के तौर पर हम सॉवरन कहते थे। लेकिन अब सॉवरन का मतलब ये नहीं रहा। अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर देखोगे, सॉवरन मतलब होता है कि पीपल ऑफ इंडिया को हमने पावर दी गई है कि वही राजा है। यही चीज़ यूनाइटेड स्टेट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के अंदर मिल जाएगी। मतलब यही कंसेप्ट जो है सॉवरनिटी का, जो पीपल जो है वो सॉवरन है दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वेदर इट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल फाइंड दिस कंसेप्ट इन बोथ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसीलिए जो हमारा चाहे जो तीनों बॉडीज़ हैं, चाहे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है या जुडिशरी है, वो किस लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया है या क्रिएट किया गया है, जो यहाँ के लोग हैं उनको सर्व करने के लिए, उनको उनके लिए काम करने के लिए इन तीनों बॉडीज़ को बनाया गया, ताकि हमारा जो कंट्री है वो सही से चलती रहे। अब यहाँ पे एक वर्ड ऐड हुआ सोशलिस्ट। अगर आप अपडेटेड प्रियम्बल पढ़ोगे तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के लगाया ताकि आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान जाए आपका। सॉवरन के बाद हमारे पास सोशलिस्ट वर्ड आता है। तो सोशलिस्ट वर्ड ये ऐड हुआ हमारा 42nd अमेंडमेंट के बाद, जिसके अंदर हमने बोला कि जो हमारी कंट्री है वो सोशलिस्ट भी होगी। सोशलिस्ट मतलब कि हम हमारी कंट्री के अंदर जो इनकम की इनइक्वालिटी है उसको हटाने की कोशिश करेंगे और सभी जो लोग हैं उनको सेम स्टेटस और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देने की कोशिश करेंगे। ये बात जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पर बन रहा था, उस वक्त हमारे जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी इस बात को अपनी स्पीच के अंदर बोला था कि आई स्टैंड फॉर सोशलिज्म एंड आई होप इंडिया विल स्टैंड फॉर सोशलिज्म एंड दैट इंडिया विल गो टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोशलिस्ट स्टेट। तो ये लाइन उनकी स्पीच के अंदर भी मिलती है और ये हमें केस के अंदर भी कंफर्म किया गया था। ये जो बात मैंने आपको बोली कि हम इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करना चाहते हैं सोशलिज्म को समझाते हुए, तो ये बात बोली गई थी DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर। 1983 का केस है ये, और जस्टिस थे DA देसाई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद एक और वर्ड ऐड हुआ था सोशलिस्ट के बाद, सेक्युलर।
सोशलिस्ट और सेक्युलर दो वर्ड ऐड हुए थे। सेक्युलर वर्ड जो था वो भी 42nd अमेंडमेंट में ही ऐड हुआ था, और 42nd अमेंडमेंट कौन से ईयर के अंदर आई थी? 1977 के अंदर आई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये दो वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर, 1977 के अंदर 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। अब अगर आप देखोगे तो सेक्युलर वर्ड से हम ज़्यादातर क्या समझते हैं कि कोई चीज़ सेक्युलर होती है तो हम उसको रिलीजन से रिलेट करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी जो स्टेट होगी, जो भी किसी कंट्री, मतलब जो हमारी इंडिया की कोई भी स्टेट होगी, वो सेक्युलर स्टेट इस तरीके से कहलाई जाएगी कि जो हमारा सिस्टम होगा वो किसी भी एक रिलीजन की तरफ ही सिर्फ अट्रैक्ट नहीं होगा कि सिर्फ एक स्टेट अपना कोई रिलीजन डिक्लेयर नहीं कर सकती, वो सभी के लिए काम करेगी। ठीक है, उसके अंदर कोई भी सेपरेशन के तौर पर वो नहीं करेगी, मतलब कि सभी रिलीजियस को क्या मानेगी? इक्वली गुड मानेगी, कि वो जो रिलीजन है वो एफिकेशियस पाथवेज हैं कहाँ तक? भगवान तक पहुँचने के लिए, गॉड की रियलाइजेशन करने के लिए। तो किसी भी चीज़ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म के मैटर में। तो इस तरीके से हम सेक्युलर हैं। मतलब अगर आप वेस्टर्न कंसेप्ट में चले जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाता है सेक्युलरिज्म का। मतलब वहाँ पे एक वॉल ऑफ सेपरेशन मान ली जाती है कि अगर स्टेट अपना कोई रिलीजन डिक्लेयर कर देता है तो फिर उसी के ऊपर सब कुछ करता है। तो वो चीज़ इंडिया के अंदर नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या वर्ड आता है? उसके बाद हमारे पास वर्ड आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब हमें अच्छे से समझ आता है, जो कि अब्राहम लिंकन की एक स्पीच थी जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जो गवर्नमेंट बन रही है वो लोगों के द्वारा बन रही है, लोगों से बन रही है, लोगों के लिए बन रही है। तो कोई भी काम होगा तो वो लोगों के द्वारा ही होगा, लोगों के लिए ही होगा और लोगों से ही होगा। मतलब कि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है। हमारे पास डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि वोट करने का राइट होता है। जो भी 18+ होते हैं वो वोट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव या कोई भी, जहाँ पे भी कोई इलेक्टिव बॉडी होगी जो हमें गवर्न करती है। तो इस तरीके से हम क्या हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं। हमारे पास बोलने का राइट, ये सब राइट क्या है? डेमोक्रेसी के अंदर ही आपको मिलता है। तो ये सेम बात केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में भी एक्सप्लेन की गई थी कि जो भी मेथड ऑफ इलेक्शन होगा वो हम देखेंगे कि इस तरीके से हम अपने कैंडिडेट्स को चुन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ड आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब कि हमारे पास एक एग्जीक्यूटिव हेड होगा, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव हेड जो है हेरिडेटरी नहीं होगा। मतलब कि जो पहले एग्जीक्यूटिव हेड था उसका बेटा एग्जीक्यूटिव या उसकी बेटी एग्जीक्यूटिव हेड नहीं बनेगी, या उसके परिवार का कोई एग्जीक्यूटिव हेड नहीं बनेगा। वो इलेक्टिव या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको इलेक्ट किया जाएगा। इसी को हम रिपब्लिक बोलते हैं। मतलब कि कोई भी व्यक्ति कंट्री का हो, वो इस हाईएस्ट पोजीशन तक, जो भी हमारी हाईएस्ट पोजीशन होगी, एग्जीक्यूटिव हेड होगा, जो हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट होता है, उस तक कोई भी पहुंच सकता है, किसी के ऊपर भी कोई बार नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो सिटीज़न होना ज़रूरी है हमारी कंट्री का। तो कोई भी पब्लिक ऑफिस भी होगा, चाहे वो टॉप मोस्ट ऑफिस है या कोई और ऑफिस है, वहाँ पे अगर कोई भी सिटीज़न है कंट्री का तो वहाँ तक वो पहुँच सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे प्रीएम्बल के अंदर लिखी गई थी। फिर हमारे पास आता है सिटीज़नशिप का कंसेप्ट। सिटीज़नशिप जो है वो क्यों होती है? क्योंकि जो सिटीजन्स होते हैं किसी भी कंट्री के, वो फुल मेंबरशिप एंजॉय करते हैं उस पॉलिटिकल कम्युनिटी के, मतलब कि उस स्टेट की फुल मेंबरशिप एंजॉय करते हैं कंट्री की। ठीक है, जो एलियंस होंगे, मतलब कि जो किसी और कंट्री के लोग होंगे, वो सभी फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं करेंगे, उनको सभी फंडामेंटल राइट्स सिक्योर्ड नहीं होंगे। लेकिन जो सिटीजन्स होते हैं उनको सभी राइट्स सिक्योर्ड होते हैं। और जो सिटीजन्स होते हैं उन्हीं के पास सिर्फ वोट करने का राइट होता है। जो एलियंस हो गए या किसी और कंट्री के लोग हो गए, उनको ये राइट अवेलेबल नहीं होता, चाहे वो कोई भी इलेक्शंस हो, यूनियन हो या स्टेट हो। अब यहाँ पे हमारे पास सिटीजनशिप के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सिटीजनशिप के ऊपर हमने एक एक्ट बनाया है जो हमें बताता है कि हमें किस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर सिटीजनशिप मिल सकती है। तो आर्टिकल 5, 6 और 8 बात करता है सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, सिटीजनशिप बाय माइग्रेशन और सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। और सिटीजनशिप से रिलेटेड हमने एक लॉ बनाया है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया कि किस तरीके से सिटीजनशिप आपको मिल सकती है। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप एक्ट 1955 बोलते हैं, जिसके अंदर टाइम टाइम पे अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। और अभी एक रीसेंट अमेंडमेंट जो हमने देखी थी, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपोज भी हुआ था, तो वो इसी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाई गई थी।
इसके अंदर हमें 5 तरीके बताए गए हैं जिससे कि हम अपनी कंट्री के अंदर, मतलब कोई भी इंडिया कंट्री के अंदर सिटीजनशिप ले सकता है। तो वो 5 तरीके क्या क्या हैं? एक तो वो बाय बर्थ ले सकता है, बाय डिसेंट ले सकता है, बाय रजिस्ट्रेशन ले सकता है, बाय नेचुरलाइजेशन ले सकता है, और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। किसी ने उनकी टेरिटरी हमारी अगर इंडिया की कंट्री में आ गई तो उसको उस तरीके से यहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाएगी। इंडिया के अंदर जो होता है सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। जैसे अगर आप अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट होता है। आपको कंट्री की सिटीजनशिप अलग से लेनी पड़ेगी और स्टेट की सिटीजनशिप अलग से लेनी पड़ेगी, लेकिन इंडिया के अंदर ये कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होती है कंट्री की, और उसके बेसिस पे आप कहीं पे भी जा सकते हो। आपको किसी स्टेट की सिटीजनशिप लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और अगर हमारी कंट्री का कोई व्यक्ति किसी और कंट्री में जाके, मतलब इंडियन सिटीज़न किसी और कंट्री में जाके वहाँ की सिटीजनशिप ले लेता है किसी भी तरीके से, तो उसकी जो यहाँ की सिटीजनशिप थी, इंडिया की जो सिटीजनशिप थी, वो सीज़ कर जाएगी, क्योंकि उसने इंडिया की सिटीजनशिप रिनंशिएट कर दी, त्याग दी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 12 आता है। आर्टिकल 12 बात करता है स्टेट के बारे में कि स्टेट क्या होता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ स्टेट होगी उसी के अगेंस्ट हम अपने फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स कर सकते हैं। प्राइवेट लोगों के अगेंस्ट हम अपने फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 12 हमें बताता है कि हमारी स्टेट कौन कौन सी है। इसने बताया 4 लोगों को कि वो स्टेट होंगी अगर आप आर्टिकल 12 को पढ़ोगे, कि एक तो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोला तो जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव पार्ट हो गया और जो लेजिस्लेटिव पार्ट हो गया, दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे इसके अंदर। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का मतलब कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारा अपर हाउस है, हमारा लोअर हाउस है, ये सब इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, वही हो जाएगा कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव स्टेट के लेवल पे, और जो भी हमारे लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट के अंदर जैसे कि MLA और ये सब चीज़ें जो इंक्लूड होती हैं, ये भी गवर्नर, MLAs, मतलब जो स्टेट असेंबली होती है, वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। उसके बाद हमारी जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। लोकल अथॉरिटीज़ को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर, और इसके अंदर कोई भी लोकल गवर्नमेंट होती है, विलेज पंचायत होती हैं, ये भी इंक्लूड हो जाती है। ये हमें अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में भी बोला गया था। इसके अलावा जो अदर अथॉरिटीज़ होती हैं, मतलब कि कोई भी टेरिटरी, जो अदर अथॉरिटीज़ जो टेरिटरीज ऑफ इंडिया के अंदर आ रही हो, टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 क्लॉज 3 के अंदर के हिसाब से जो भी टेरिटरीज ऑफ इंडिया उसके अंदर कोई भी अथॉरिटी आ रही हो, या फिर गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर कोई भी अथॉरिटी आ रही हो, तो उसको हम स्टेट बोल देते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? सबसे पहली बात तो जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारी जो जुडिशरी है, वो स्टेट का पार्ट नहीं मानी जाती, लेकिन अगर वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रही होती है अपना कोई, तब हम उसको मान लेते हैं कि वो स्टेट का पार्ट है, अदरवाइज वो स्टेट का पार्ट नहीं मानी जाती। इसके अलावा अगर किसी भी अथॉरिटी को गवर्नमेंट से फाइनेंशियली, फंक्शनली या एडमिनिस्ट्रेटिवली सपोर्ट मिलती है, गवर्नमेंट उसको इस तरीके से कंट्रोल करती है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है और वो भी स्टेट ही मानी जाएगी। और इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, अदर अथॉरिटीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हमारे सामने एक केस आता है यूनियन ऑफ मद्रास वर्सेस शताबाई का केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एजुजडम जनरस के प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए कहा था कि हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे कि कोई चीज़ अदर अथॉरिटीज़ में आएगी या नहीं आएगी। जैसे कार, स्कूटर, बाइक, ये सब एक तरीके की चीज़ हैं। अब यहाँ पे अगर मैं एरोप्लेन लिख दूंगा तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, तो जो सिमिलर तरीके की चीज़ होंगी वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। इस प्रिंसिपल से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि अदर अथॉरिटीज़ होगी या नहीं होगी। लेकिन इस प्रिंसिपल को रिजेक्ट कर दिया गया था उजमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस के अंदर, और राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहन लाल के केस के अंदर बताया गया था कि अगर ये पावर लॉ के द्वारा, अगर किसी अथॉरिटी को लॉ के द्वारा पावर दी गई है, तो फिर वो हमारे स्टेट की टर्म्स के अंदर आ जाएगा, अदर अथॉरिटीज़ में आ जाएगा। मतलब कि एक तरीके से उनको फाइनेंशियली और सब तरीके से गवर्नमेंट अगर एड कर रही है तो उसको हम स्टेट मान लेंगे। सिर्फ अगर किसी चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट रेगुलेटरी कंट्रोल कर रही है, ठीक है, तो वो स्टेट नहीं आएगी। यहाँ पे बहुत सारे इसके ऊपर केसेस आए थे हमारे सामने, जिसके अंदर अलग अलग चीज़ों को हमारी स्टेट की या अदर अथॉरिटीज़ की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया था। जैसे जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स होते हैं, इसके ऊपर केस था हमारा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है,
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है, ये सब के सब जो हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। लेकिन हमारे सामने कुछ और केसेस भी आते हैं, जैसे जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर बीसीसीआई जो हमारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया है, इसको स्टेट नहीं माना। ऐसी तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली वर्सेस वीके सोडी के केस के अंदर जो हमारा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग था, SCERT था, उसको भी स्टेट नहीं माना, या इस तरीके की किसी भी अथॉरिटी को स्टेट नहीं माना आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई चीज़ स्टेट है या नहीं है आर्टिकल 12 के हिसाब से, और वो चीज़ें आर्टिकल 12 में आएगी तो वो स्टेट होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। ये हमारा पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स का। तो वो आपसे पूछ सकता है कि कौन से पार्ट के अंदर हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और ये भी पूछ सकता है कि किसको हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या कौन से पार्ट को हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो हम पार्ट 3 को ही अपना मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आर्टिकल 13 के ऊपर आएँ, आर्टिकल 13 के ऊपर अगर हम आएँ तो वो हमें लॉ के बारे में बताता है। मतलब कि एक तरीके से जो हमारा, अगर मैं पार्ट 3 को भी बोलूँ तो ये हमारा बैकबोन है पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम का। इसी की वजह से हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको हम जो अपने फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, कि कौन सा लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल होगा और कौन सा लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब किसको लॉ माना जाएगा, सबसे पहले ये बताया गया, ठीक है। अगर कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो उसके ऊपर हमारे राइट्स नहीं होंगे, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक कर रहा होगा। तो आर्टिकल 13 के अंदर हमें यही बताया गया। इसने पहले बताया कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल होंगे, लेकिन वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हमें चेक करना पड़ेगा, उसकी कंपैटिबिलिटी को कि वो वैलिड है या नहीं है। अगर वो वैलिड नहीं हुई तो वो हमारे पर एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक कर रहा है तो। अगर वो कंपैटिबल है, मतलब कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ एग्री कर रहा है, तो फिर वो हमारे पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स हमारे ऊपर नहीं होंगे। इसके अंदर आप कौन सा केस दे सकते हो, केशव माधव मेनन का केस देख सकते हो, जहाँ पे उसने पैम्फलेट बांटे थे, और वो हमारे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे पहले के एक एक्ट के हिसाब से इलीगल था। लेकिन हमारा जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आ गया उसके हिसाब से इलीगल नहीं था, लेकिन क्योंकि आर्टिकल 13 बोलता है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा इसका, इसलिए उसके ऊपर जो केस था वो चलता रहा। और इसी आर्टिकल के अंदर हमें जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में बताता है, डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी, पता चलता है कि अगर किसी भी कोई भी जो लॉ है हमारे पास पहले से है कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, तो जैसे कि वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन अगर उसका कोई पर्टिकुलर क्लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो हट जाएगा। तो उसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी बोलते हैं कि जितनी चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उतनी हट जाएगी। ये आपको एक केस कौन सा था, फेमस केस AK गोपालन का केस था, जिसके अंदर हमने सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंशन एंड डिटेंशन एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, ठीक है। तो उसके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ सीवरेबिलिटी लग जाता है। इस तरीके से आप अभी भी बहुत सारे लॉज देखते हो कि जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर प्रोविजन को बोल देते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जैसे 377 को बोला था, या इस तरीके के जितने भी सेक्शन हटे वो सब इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे हटते हैं। और डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स होता है कि ऐसे लॉज जो वॉइड एब इनिशियो नहीं थे, मतलब शुरू से वॉइड नहीं थे, लेकिन वो ओवर शेडोड हो गए हमारे फंडामेंटल राइट्स से, कि फंडामेंटल राइट्स के साथ वो कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन जब भी वो कंसिस्टेंट होंगे तो इसके ऊपर से वापस से वो एक्लिप्स हट जाएगा और वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसी तरीके से जो हमारे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात कर रहा था, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं, तो कोई भी, ये बोला गया पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर कि कोई भी स्टेट ऐसे लॉज नहीं बनाएगी जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा लॉज को बनाते हुए। और अगर आप आर्टिकल 13(4) को देखोगे, जो कि अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ था, जिसके अंदर ये बोला गया था कि कोई भी अमेंडमेंट जो होगी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब अगर आर्टिकल 368 के अंदर कोई अमेंडमेंट होगी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लॉ नहीं है। आर्टिकल 13(4) को अगर आप पढ़ोगे, जो हमारे अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ था, इस चीज़ को कंफर्म भी कर दिया गया था शंकरी प्रसाद के केस के अंदर। लेकिन फिर वापस गोलकनाथ केस हुआ था, जिसके अंदर इस बात को ओवररूल कर दिया गया कि आप अमेंडमेंट को चैलेंज कर सकते हो। लेकिन फिर उसके बाद केशवानंदा भारती केस हुआ, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जो 24th अमेंडमेंट है, जिसके अंदर आर्टिकल 13(4) को ऐड किया गया, और जो ये गोलकनाथ का केस है, ये दोनों ही वैलिड हैं, ठीक है। और लेकिन आप जो अमेंडमेंट करोगे वो अमेंडमेंट के अंदर आप बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं कर सकते। और इसके बाद एक और केस आया था मिनर्वा मिल्स का, जिसके अंदर हमने जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट को भी ऐड कर दिया गया था कि कोई भी अमेंडमेंट जो होगी वो जुडिशियल रिव्यू उसकी की जा सकती है कि वो सही है या नहीं है। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हिला तो नहीं रहा, तो उसके लिए जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। तो जुडिशियल रिव्यू करना ज़रूरी है,
ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 13 तक हो गया। फिर उसके बाद हमारा आर्टिकल जो आते हैं वो राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 14 से 18 तक। अब हम अगर राइट टू इक्वलिटी को देखें, जो हमें कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है? सबसे पहले आर्टिकल 14 के अंदर देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। अब देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, जब इस आप आर्टिकल को पढ़ोगे तो यहाँ पे हमारे पास इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों ही कंसेप्ट आते हैं। यहीं पे आप लेडी जस्टिस जो है, जिनकी जैसे हम जब देखते हैं कि लेडी जस्टिस जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो वो इसी कंसेप्ट के बेसिस पे बंधी हुई है इक्वलिटी बिफोर लॉ के, कि कानून के सामने सभी इक्वल हैं, कोई भी हो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी किस पोजीशन पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहीं पे हम रूल ऑफ लॉ को भी देखते हैं कि जो लॉ है वो सुप्रीम है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे पीपल हो, कोई भी लोग हो, सभी इक्वल हैं। इसी आर्टिकल की वजह से ये चीज़ आती है। ठीक है, अब इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? जो इसका पहला हिस्सा है आर्टिकल 14 का, वो हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है, जिसका ओरिजिन कैसा है? इंग्लिश ओरिजिन है और अपने आप में नेगेटिव कंसेप्ट है, जो ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगी, किसी भी इंडिविजुअल को। ठीक है, अगर वो सेम तरीके का है, कि उसको क्लासेस के बेसिस पे कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव कंसेप्ट, यहाँ पे मना करने की कोशिश की जा रही है। और ये चीज़ जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने कहाँ से अडॉप्ट की थी? वीमार कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। ठीक है, और इसकी कुछ अभी एक्सेप्शन है, आगे हम देखेंगे। और ये बात जो है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के केस में भी बोली गई थी, कि जो भी ये हमारी सिंगल आउट एज स्पेशल प्रिविलेज फॉर डिस्क्रिमिनेटरी या हॉस्टाइल लेजिस्लेशन होगा, किसी को भी उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, मतलब कि उसको कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। सभी को, मतलब कि सभी के लिए सेम रूल होगा सिमिलर सर्कमस्टांसिस के अंदर। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ हमें ये बोलती है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, जो कि हमने 14th अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से देख के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखी थी, जहाँ पे परमिट नहीं करता कि आप अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट करो। मतलब इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। मतलब कि अगर एक व्यक्ति 15 साल का है और एक बच्चा 5 साल का है, तो आप इन दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकती। जितना खाना इसको देना है उतना खाना आप इसको दोगे, तो इसके साथ इक्वलिटी नहीं होगी। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में यही बात बोलती है कि आप इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करोगे। जहाँ पे दो लोग इक्वल नहीं होते वहाँ पे आप उनके साथ इक्वलिटी नहीं कर सकते, वहाँ पे अपने आप ही ये कंसेप्ट नहीं आएगा। आप इसके लिए क्लासिफिकेशन कर सकते हो और क्लासिफिकेशन स्टेट कर सकती है। उसको किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेगी, वो ये बोलते हैं, जो मॉडर्न कंसेप्ट है, कि आर्बिट्रीनेस अगर किसी चीज़ में आ रही है तो वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। अभी आपको और समझाता हूँ आगे। पहले हम देखें कि इक्वलिटी क्लॉज की एक्सेप्शंस क्या हैं, जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखने को मिलती है। एक तो जो हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर्स होते हैं, जिनको हम राज प्रमुख बोलते हैं स्टेट का, आर्टिकल 361 क्लॉज 1 के अंदर वो किसी भी कोर्ट के सामने आंसरेबल नहीं होते अपनी जो भी उन्होंने काम किया है, जो भी ड्यूटीज़ निभाई हैं उसके लिए। तो ये एक एक्सेप्शन है इस इक्वलिटी क्लोज का। ठीक है, इसी तरीके से उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है स्टेट के, आर्टिकल 361 क्लॉज 2 के अंदर। कोई भी सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी उनके अगेंस्ट, आर्टिकल 361 क्लॉज 3 के अंदर। और कोई भी व्यक्ति अगर कोई पब्लिकेशन करता है किसी भी न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न के अंदर, और वो ट्रू रिपोर्ट करता है, जो भी सच्चाई है उसको करता है, तो उसके अगेंस्ट भी कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। तो ये इक्वलिटी की एक एक्सेप्शन है। ऐसी कोई भी फॉरेन कंट्री का कोई रूलर हमारी कंट्री में आता है, कोई एम्बेसडर आता है, तो उसको इम्यूनिटी मिलेगी कि उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी। ऐसी कोई भी यूनाइटेड नेशन या उसकी एजेंसीज़ के लोग होते हैं, उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ मिलती हैं। और जितने भी हमारे MPs MLAs होते हैं, तो उन्होंने अगर कोई भी चीज़ हाउस के अंदर कही है, सेशन के दौरान कही है, उसके लिए उनके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 इतनी बात हमें बोलता है। तो ये जो है हमारी एक्सेप्शंस हैं इक्वलिटी क्लॉज की, ये जो हमारे आर्टिकल 14 है इसकी एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, अब ये जो आप इक्वलिटी कर रहे हो, इसको आप हटा सकते हो अगर सर्कमस्टांसेस हमें जस्टिफाई करते हैं इस चीज़ के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा लोगों को कि हम किसके साथ किस बेसिस पे इनइक्वलिटी कर सकते हैं, किस सिचुएशन के अंदर कर सकते हैं। अब जैसे मैन और वुमेन हैं, आप बोलो कि इक्वल है, ठीक है, ये हर चीज़ के बेसिस पे इक्वल है, लेकिन फिजिकली अगर आप देखो तो मैन कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है वुमेन के बेसिस पे। इसलिए वुमेन को आप और ज़्यादा राइट्स दे सकते हो ताकि वो भी मैन के इक्वल आ जाए। तो ये चीज़ क्या है, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की ही बात हो रही है।
अब क्या है, जो आर्टिकल 14 है, यहाँ पे आप किसी क्लास लेजिस्लेशन जो है उसको तो प्रोहिबिट करते हो, लेकिन क्लासिफिकेशन को प्रोहिबिट नहीं करते। तो जो लेजिस्लेशन है वो क्या कर सकता है, क्लासिफिकेशन कर सकता है, और वो क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। जो ये क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले जो अर्लियर इस बात को बोला गया था कि एक तो जब आप क्लासिफिकेशन करोगे तो वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, मतलब कि एक रीजनड डिफरेंशिएशन करोगे आप, और जो रीजन डिफरेंशिएशन किया है आपने उसके पीछे एक रैशनल रीज़न होना चाहिए कि आपने क्यों किया है, क्या ऑब्जेक्ट आप रीच करना चाहते हो, और इन दोनों के बीच में क्या नेक्सेस है, क्या दोनों के बीच में बात जुड़ी हुई है, कनेक्शन क्या है इनके बीच में, इस चीज़ को देखोगे। लेकिन बाद में स्टेट वर्सेस वीसी शुक्ला के केस के अंदर और इस तरीके के और भी केसेस आए थे जहाँ पे ये बात बोली गई थी, एक तो ये रीजनेबल होना चाहिए जो भी आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो। ये जो कंसेप्ट था, जो दो बातें मैंने आपको बताई कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रैशनल रिलेशन होना चाहिए, इस बात को हटाते हुए कहा गया कि एक तो रीजनेबलनेस होनी चाहिए क्लासिफिकेशन करते वक्त, और उसमें से आर्बिट्रीनेस आप हटा दोगे। ये दो चीज़ें आपको रखनी है क्लासिफिकेशन करते हुए, मतलब नेचुरल जस्टिस होना चाहिए जिसके अंदर रीजनेबलनेस ऑफ कोर्स इंक्लूडेड होगा, और आर्बिट्रीनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। उसके बाद अगर हम आगे आएँ तो आर्टिकल 14 के बाद आर्टिकल 15 टू जितना हमारा 18 तक है, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन है राइट ऑफ इक्वलिटी का। मतलब कि आर्टिकल 14 जो हमने पढ़ा ये जनरल फॉर्म थी कि सभी के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन जो आर्टिकल 15 टू 18 है ये सर्टन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स से रिलेट करता है जो हमारी समाज के अंदर उस वक्त थी। और जो आर्टिकल 14 है ये सभी सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो सिटीजन्स हों या फिर एलियंस हों, मतलब किसी और कंट्री के हों। लेकिन जो हम आर्टिकल 15 देखेंगे, आर्टिकल 16 देखेंगे, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही एप्लीकेबल है। आर्टिकल 15(1) को अगर आप पढ़ोगे तो वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। कौन कौन से ग्राउंड्स के लिए, मतलब कि स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी किसी भी रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के प्लेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। ठीक है, इनमें से किसी भी चीज़ पे वो डिफ्रेंशिएशन नहीं करेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। और ये जो प्रोहिबिशन है जो डिफ्रेंशिएशन करने की है, अगेंस्ट द स्टेट है, प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट नहीं है। आर्टिकल 15(2) को देखोगे तो वो क्या प्रोहिबिट करता है कि दोनों ही, ये दोनों के लिए है, चाहे स्टेट हो चाहे प्राइवेट पर्सन हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे किसी भी, जैसे किसी व्यक्ति को आप किसी शॉप में आने से मना करते हो किस बेसिस पे, वही रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, इन बेसिस पे। किसी होटल में जाने से मना नहीं करोगे। ठीक है, किसी भी पब्लिक प्लेस पे एंटरटेनमेंट की जाने से मना नहीं करोगे। कोई भी वेल, टैंक्स हो गए या कोई भी इस तरीके की पब्लिक रिजॉर्ट हो गए, उनको आप इंजॉय करने से मना नहीं कर सकते। आर्टिकल 15(3) अगर पढ़ोगे तो वो अपने आप में एक एनेबलिंग क्लॉज है। क्या है, एनेबलिंग क्लॉज है जो कि स्टेट को एम्पावर करता है, किस चीज़ के लिए, कि उसको वो स्पेशल प्रोविजंस बनाने के लिए एम्पावर करता है जहाँ पे वो वुमेन और चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। जो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 था वो इंसर्ट किया गया था सर BN राव जो थे, उनका जब डिस्कशन हुआ था वॉशिंगटन के अंदर। वॉशिंगटन कहाँ पे, अमेरिका में। किसके साथ, जस्टिस फ्रैंकफर्टर के साथ, जिन्होंने इस चीज़ के प्रोविज़न को उन्हें ऐड करने के लिए सजेशन दिया कि जो वुमेन होती है उनके साथ ओकेजनली जो है उनको और राइट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैन जो होता है इन चीज़ों से नहीं गुजरता। जैसे वुमेन जो होती है वो चाइल्ड को बर्थ देती है, तो जब अगर वो कहीं पे जॉब कर रही होगी तो उस वक्त उसको ऑफ की ज़रूरत होगी, उसको छुट्टियों की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो लॉज बना सकती है। इसी तरीके से आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को देखोगे तो ये भी स्टेट को एनेबल करता है कि वो स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को के एडवांसमेंट के लिए। ठीक है, या फिर SC/STs के लिए। और यहाँ इसी क्लॉज के अंदर 15 क्लॉज 4 के अंदर ही रिजर्वेशन की बात भी होती है कि पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन की जा सकती है। अब इसके लिए बार बार काफ़ी सारे लोग सुप्रीम कोर्ट जाते रहते हैं कि इन रिजर्वेशन को हटाइए, और इसके ऊपर सबका अपना अपना व्यू होता है कि रिजर्वेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्लॉज फिर उसके बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो है ये 93rd अमेंडमेंट के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था 2005 के अंदर। ये भी जो है स्टेट को एम्पावर करता है लॉ बनाने के लिए, जिसके अंदर वो स्पेशल प्रोविजंस, मतलब कि स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर SC/STs। किस चीज़ के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए अलग से नहीं था,
ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए या फिर कोई भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके लिए भी ये चीज़ की जा सकती है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा मतलब स्टेट के द्वारा एडेड हों या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अदर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंदर दिए गए हैं, उनके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये आर्टिकल 15 के अंदर हमें सारी चीज़ें दी गई हैं। आई होप आपको इतना समझ आया हो। कोई भी चीज़ पर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल कौन सा 16। ये बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है। और ये जो आर्टिकल है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, सिर्फ किसके पास इसका राइट अवेलेबल है, सिटीजन्स के लिए ही है। कोई भी दूसरी कंट्री का व्यक्ति या नॉन सिटीजन हमसे इस राइट की डिमांड नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम आर्टिकल 14 को ही ध्यान रखें तो ये भी क्या चीज़ बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है कि सभी लोगों को आप एक तरीके से अलाइक वे में ट्रीट करो एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। तो इक्वालिटी जहाँ पे आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स, कि दो लोग अगर इक्वल्स है तो आप उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करो। ठीक है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हो एम्प्लॉयज़ की, और वो जो क्लासिफिकेशन की है उसी की बेसिस पे आप डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करोगे। तो उस चीज़ के लिए आर्टिकल 16 हमें मना नहीं कर सकता। जैसे जो बैकवर्ड क्लास होगा, ये सब चीज़ें होगी, तो यहीं पे उनके लिए अलग से अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। ये मैं बात आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो आर्टिकल 14 है वो हमें किस चीज़ को स्ट्राइक ऑफ करने के लिए बोलता है, आर्बिट्रीनेस को, कि अगर कोई भी चीज़ आर्बिट्री होगी तो उसके अंदर हमारा जो इक्वलिटी है उसको नेगोशिएट किया जा रहा है, एक तरीके से निगेशन किया जा रहा है हमारी इक्वलिटी का, तो उस चीज़ को हमें हटाना है। ठीक है, उसके बाद हम आर्टिकल 17 के ऊपर आए तो अनटचेबिलिटी की बात करता है। अब अनटचेबिलिटी की बात करता है तो यहाँ पे जो आर्टिकल 17 है ये एक हमारी बहुत ही पिक्युलर प्रॉब्लम थी हमारी कंट्री के अंदर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था उससे पहले। तो इसको हटाने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आर्टिकल 7 को ऐड किया था कि हम अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दें, और साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी सजेशन था कि अनटचेबिलिटी के साथ साथ अनअप्रोचेबिलिटी वर्ड को भी ऐड किया जाए, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इस सजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और जो हमारा आर्टिकल 17 था जो भी प्रेजेंट फॉर्म के अंदर, इसको एक्सेप्ट किया गया था। और जब इसको एक्सेप्ट किया गया था उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हमारा पार्लियामेंट है वहाँ पे शाउट्स हुए थे किस बात के, महात्मा गांधी की जय, इस बात को बोलते हुए हमारे आर्टिकल 17 को अडॉप्ट कर लिया गया था। तो जो हमारा आर्टिकल 17 है वो अनटचेबिलिटी को एबोलिश करता है और किसी भी तरीके से इसको प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता अनटचेबिलिटी को। और इसी के बेसिस पे ये बोला जाता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको पावर दी गई कि वो इसके ऊपर लॉ बना सकता है और उसको पनिशेबल कर सकता है लॉ के हिसाब से। तो आर्टिकल 35 और आर्टिकल 17 को हमेशा हम साथ में पढ़ना चाहिए, जो कि पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो लॉ बना सकता है जहाँ पे वो पनिश कर सकता है अगर कोई भी व्यक्ति अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है। इसी को देखते हुए हमारे पास सबसे पहले हमारे पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया था जिसका नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, लेकिन 1976 के अंदर इसको हटा के और स्ट्रिंजेंट बना दिया गया था और सख्त बना दिया गया था और इसका नाम रखा गया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है, और इसके ऊपर आप केस भी देख सकते हो, कई केस भी हमें देखने को मिले थे, जैसे कि एक PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखने को मिलता है जिसके अंदर ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो राइट जो हमें आर्टिकल 17 में मिलता है ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी एनफोर्स कराया जा सकता है और ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो ये इंश्योर करे कि हमारा आर्टिकल 17 का राइट इन्फ्रिंज ना हो। और अब हमें ये बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसा नहीं होता कि हमारी कंट्री में कहीं पे भी अनटचेबिलिटी फॉलो की जा रही हो। ठीक है, और अगर आप इस एक्ट को देखोगे ना, ये जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट्स हैं, जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रिवेंट करता है किसी भी व्यक्ति को अनटचेबल बोल के कि भाई उसका प्लेस ऑफ बर्थ ये है, वो वर्शिप नहीं कर सकता, या इस तरीके की कोई भी चीज़ बोलता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा सख्त सजाएँ दी जाती हैं। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 18 के ऊपर आएँ तो वो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। जितने भी टाइटल्स अगर किसी को दिए जाते हैं उसकी एबोलिशन के बारे में बात करता है कि किसी को भी हमारी कंट्री में कोई भी टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, सिर्फ मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शंस के बेसिस पे किसी को कोई टाइटल दिए जा सकते हैं। हम जैसे मिलिट्री में देखोगे लेफ्टिनेंट होते हैं, कर्नल, जनरल, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये चीज़ कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है।
और कोई भी सिटीज़न हो हमारी कंट्री का वो किसी तरीके का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी फॉरेन स्टेट से भी। और जो भी नॉन सिटीजन्स भी होंगे, इवन जो नॉन सिटीजन्स होंगे, उनको भी ये मनाही है कि वो कोई भी जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट होल्ड कर रहे हैं हमारी स्टेट के अंदर, वो भी किसी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी फॉरेन कंट्री से विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, की प्रेसिडेंट की कंसेंट लो, और अगर वो कंसेंट दे रहे हैं तो आप इस तरीके का टाइटल एक्सेप्ट कर सकते हो, नॉन सिटीजन्स अदरवाइज वो भी नहीं कर सकते। 1954 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने 4 क्लासेस ऑफ अवार्ड्स इंट्रोड्यूस किए थे जो कि बहुत फेमस हैं। कौन कौन से? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इसके लेके केस आया था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1996 के अंदर, जिसके अंदर ये बोला गया था कि ये जो टाइटल्स हैं ये भी क्या हैं, अपने आप में टाइटल्स हैं, तो इसको एबोलिश किया जाए। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा आर्टिकल 18 उन टाइटल्स को प्रोहिबिट करने के लिए कहता है जो कि हेरिडेटरी टाइटल्स होते हैं या इस तरीके के कोई भी होते हैं जो प्रीफिक्स या सुफिक्स होते हैं, किसी इंसान के आगे पीछे लगाए जाते हैं उसके नाम लेने से, जिससे कि कोई भी डिफ्रेंशिएशन होता है लोगों के बीच में। और जो भारत रत्न या पद्म अवार्ड जितने भी हैं ये किसी तरीके के प्रीफिक्स या सुफिक्स नहीं होते जो कि अवार्डी के आगे पीछे लगाए जाएं या उसको किसी तरीके का टाइटल नहीं देते, तो इसलिए हमारे आर्टिकल 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में नहीं है, उसको वायलेट नहीं करते। तो इस तरीके से हमारा राइट टू इक्वलिटी इन आर्टिकल्स के अंदर दिया गया है। उसके बाद आते हैं हमारे पास कौन से? राइट ऑफ फ्रीडम। राइट ऑफ फ्रीडम कौन से आर्टिकल्स में है? 19 से लेके 22 के अंदर, 19, 20, 21 और 21A, ये सारे जो हैं राइट ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। ये बात करता है फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22 के अंदर बात करता है। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल 19 है, अगर हम इसको पढ़ें तो आर्टिकल 19 जो है वो हमें किस चीज़ की प्रोटेक्शन देता है? फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, ऑक्यूपेशन कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, उसको रोका नहीं जाएगा। तो इसके अंदर पर्टिकुलर आर्टिकल कौन सा है जो इस चीज़ को सेव करता है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G जो है इस चीज़ की गारंटी देता है कि कोई भी व्यक्ति के पास राइट है कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने का, कोई भी ऑक्यूपेशन को करने का, कोई भी ट्रेड या बिजनेस को करने का। अपने आप में अगर आप इन चारों वर्ड्स को देखो तो ये एक सिमिलर कॉनोटेशंस के लगते हैं, लेकिन ये वर्ड्स अपने आप में आइडेंटिकल नहीं है, सभी चारों वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग है। और ये जो राइट है ये अनक्वालिफाइड राइट नहीं है, इसके ऊपर मतलब कि रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इस राइट को, लेकिन कैसे? अथॉरिटी ऑफ लॉ के थ्रू, लॉ के अंदर जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया उसके थ्रू इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है? सबसे पहले इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर, और अगर कोई भी जैसे पर्टिकुलर प्रोफेशन है उसके लिए कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए उस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहाँ पे वो चीज़ लगाई जा सकती है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसके अलावा तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है कि ये स्टेट को इनेबल करता है टू कैरी ऑन एनी ट्रेड और बिजनेस टू द एक्सक्लूजन्स ऑफ सिटीजन्स होली और पार्टली। तो ये तीन चीज़ों में तीन तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी जो ये हेल्ड किया था, जो हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके अंदर जो भी हमारे वोटर्स होते हैं, जो भी मत देते हैं, मतलब वोट देते हैं, उनके पास ये राइट होता है कि वो अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन के अंदर, चाहे वो पार्लियामेंट के हों चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, उनके बारे में जानने का, उनकी क्या सारी डिटेल्स हैं उनको जानने का ये राइट है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 19 के अंदर ही फ्रीडम ऑफ असेंबली मिलता है, आर्टिकल 19(1)(b) के अंदर और आर्टिकल 19(3) के अंदर। तो इसको अगर हम पढ़ें तो हमें बोलता है कि सभी के पास राइट है राइट टू असेंबल करने का। जितने भी सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री का उनके पास ये राइट है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। इस चीज़ को याद रखिएगा, कैसे वो असेंबल हो सकते हैं? पीसफुली हो सकते हैं और विदाउट आर्म्स, वो अपने साथ कोई भी आर्म्स एंड नॉमिनेशन लेके इकट्ठे नहीं हो सकते और वायलेंस करने के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते। इसके अंदर जैसे कोई भी मीटिंग्स करते हैं, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, कोई भी प्रोसेशंस करते हैं, मतलब कोई भी धरने वगैरह करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सब चीज़ों के राइट हैं। लेकिन इनके ऊपर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। जहाँ पे जैसे सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात हो वहाँ पे आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, या फिर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की बात हो तो भी आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। इसी तरीके से हमें फ्रीडम फ्रॉम एसोसिएशन का राइट भी दिया गया है, जो कि आर्टिकल 19(1)(c) और आर्टिकल 19(4) के अंदर देखने को मिलता है।
ये जो आर्टिकल 19(1)(c) है, ये सिटीजन्स को मिलता है राइट फ्रीडम फ्रॉम एसोसिएशन का, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन का, कि एसोसिएशन बना सकते हो, किसी भी तरीके की एसोसिएशन बना सकते हो, जैसे यूनियंस हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, किसी भी तरीके की एसोसिएशन हो गई, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, आप बनाने का राइट है आपके पास, क्लब्स हो गई, सोसाइटीज़ हो गई, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रेड एसोसिएशंस, ट्रेड यूनियंस, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस आप बना सकते हो अगर आप यहाँ के सिटीजन्स हो तो। और जो आर्टिकल 19(4) है, ये भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात करता है कि आपके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। कैसे कि भाई आप सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए और मोरालिटी के लिए, इन 4 चीज़ों के लिए आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि आप एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकते, इन 3 चीज़ों के लिए। इसके अलावा आपके पास ये राइट है, इफ़ यू आर द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री ऑफ इंडिया देन यू हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशन ऑफ एनी टाइप, ठीक है। उसके बाद हमें आर्टिकल 19(1)(d) के अंदर हमें कौन सी फ्रीडम मिलती है? मूवमेंट की। आप मूवमेंट कर सकते हो कंट्री में कहीं पे भी, अगर आप सिटीज़न हो हमारी कंट्री के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है आर्टिकल 19(5). अब यहाँ पे आपको पास राइट क्या है कि आप इंडिया के अंदर कहीं पे भी मूव कर सकते हो, इंडिया के बाहर कहीं भी मूव कर सकते हो, मतलब इंडिया की टेरिटरी के अंदर कहीं भी घूमना चाहते हो घूम सकते हो, इंडिया से बाहर जाना चाहते हो आप जा सकते हो, आप वापस आना चाहते हो अपनी कंट्री में आप वापस भी आ सकते हो, आपके पास ये राइट है, ठीक है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर आप जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो इसलिए कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे जनरल पब्लिक को जाना अलाउड नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की प्रोटेक्शन की बात की गई है। तो इन चीज़ों के लिए आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अदरवाइज आप पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर जा सकते हो, इंडिया के अंदर आ सकते हो, और इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो। और सेम तरीके का आर्टिकल है आर्टिकल 19(1)(e), फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। आपके इंडिया के अंदर जहाँ रहना चाहते हो, जहाँ पे भी जाकर रहना चाहते हो आप रह सकते हो, लेकिन आपके ऊपर उसी तरीके की, जैसे आर्टिकल 19(5) रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, सेम रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी लगाई जाती हैं। वही कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए आपको रोका जा सकता है कहीं पे, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब की प्रोटेक्शन के लिए रोका जा सकता है, ठीक है। और ये जो हमें फ्रीडम मिलते हैं, इसको हम किस तरीके से टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि इसके अंदर हमारी रीजनेबिलिटी होनी चाहिए। और ये जो आर्टिकल 19 के राइट्स हैं, ये कोई भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, क्योंकि हमने देखा आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेके क्लॉज 6 के अंदर कितनी तरीके से हमें रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बताया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 के अंदर हमें ये बातें बताएगी। फिर हम आते हैं आर्टिकल 20 के ऊपर, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 22 जो है, कौन कौन सा, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 जो है, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है पर्सन्स को सेफगार्ड, जो भी क्राइम, मतलब जो कि एक्यूज हैं किसी क्राइम के, तो उनको सेफगार्ड देने की बात करता है। आर्टिकल 20 के अंदर आए तो वो 3 बातें बोलता है। कौन कौन सी? अगर आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 देखोगे तो नो वन कैन बी पनिश बाय एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, कि कोई भी व्यक्ति को आप कन्विक्शन नहीं दोगे जो कि लॉ उस वक्त मतलब जो लॉ फोर्स के अंदर नहीं है, उसके बेसिस पे आप किसी को कन्विक्शन नहीं दोगे, या फिर जितनी पेनल्टी या जितनी कन्विक्शन उसके अंदर दी गई है उससे ज़्यादा आप उसको पेनल्टी नहीं दोगे, ठीक है। दूसरी बात बोलते हैं कि सेम ऑफेंस के लिए किसी व्यक्ति को 2 बारी सज़ा नहीं मिलेगी, जिसको हम डबल जियोपर्डी बोलते हैं, जो इंग्लिश डॉक्ट्राइन भी है अपने आप में। और ये चीज़ आपको सेक्शन 300 ऑफ CRPC में भी देखने को मिलती है, डबल जियोपर्डी, कि सेम ऑफेंस के लिए आप एक व्यक्ति को 2 बारी सज़ा नहीं दोगे। और तीसरी चीज़ जो देखने को मिलती है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेस्टिमोनियल कंपल्शन, कि आप किसी भी व्यक्ति को खुद के अगेंस्ट ही एविडेंस नहीं बना लोगे। ये दोनों चीज़ें हमें इंग्लिश और अमेरिकन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में भी देखने को मिलती है, कि आप सेम व्यक्ति को, मतलब जिसने ऑफेंस किया उसी को उसके अंदर आप एविडेंस या फिर विटनेस नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये आर्टिकल 20 के अंदर हमें ये बात दी गई है। अभी थोड़ी चीज़ें और डिस्कस करेंगे, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी चल रही हैं। उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 21। अपने आप जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको साथ में रखिएगा, जो सी भी आपके पास बुक है, तो थोड़ी चीज़ें समझ आएंगी जल्दी जल्दी से हम कर रहे हैं। उसके बाद आता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर दिया गया। ये एक लाइन का आर्टिकल है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। इस आर्टिकल को अगर हम रीड करें तो क्या बोलता है कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, क्या बात, कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कि अगर कोई प्रोसीजर लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश है तो आप उसको डिप्राइव कर सकते हो उसकी लाइफ या लिबर्टी से। अदरवाइज किसी भी व्यक्ति को आप उसके लाइफ या लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात डाली गई थी। और ये जो आर्टिकल है दोनों के द्वारा एंजॉय किया जाता है, चाहे वो सिटीज़न ऑफ इंडिया हो या नॉन सिटीज़न ऑफ इंडिया हो।
और ये जो बात है ना कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये हम कहाँ से लेके आए थे, ये हमने जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। अगर आप जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 31 पढ़ोगे वहाँ पे यही बात बोली गई है, तो वहाँ से हमने ये चीज़ बोरो की थी। यहाँ पे हमारे पास कुछ केसेस आते हैं जहाँ पे इस चीज़ को और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया कि पर्सनल लिबर्टी क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है, ये सब चीज़ें बताई गई। जैसे कि हमारे सामने सबसे पहला फेमस केस आता है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का, जहाँ पे लिबर्टी को बहुत ही नैरो वे के अंदर डिस्क्राइब किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सिर्फ यहाँ पे लिबर्टी जो थी वो बॉडी की लिबर्टी की बात की गई थी, फिजिकल लिबर्टी की बात की गई थी। लेकिन उसके बाद हमारे पास एक फेमस केस आया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के अंदर, जहाँ पे एक तो जो गोपालन केस था, AK गोपालन केस था, उसको ओवर रूल किया गया। और जो ये वर्ड था पर्सनल लिबर्टी, इसको वाइड किया गया, इसको बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई। ये बोला गया कि इंसान की जो एग्जिस्टेंस है, ह्यूमन की जो एग्जिस्टेंस है, सिर्फ मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ एक जानवर की तरह ही वो एग्जिस्ट नहीं करता कि वो खाएगा, पिएगा, सोएगा, ये चीज़ें करेगा, ठीक है। इसके अलावा भी जो ह्यूमन डिग्निटी की चीज़ें होती हैं, एक नॉर्मल लाइफ जो जीता है बंदा, जिसको जो नॉर्मल चीज़ें मिलनी चाहिए, कि उसके बॉडी में सभी लिम्स होने चाहिए, जो भी फैसिलिटीज़ उसको अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए चाहिए, वो सभी उसके पास होनी चाहिए, लाइफ के मीनिंग के अंदर इंक्लूड होंगी। तो ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का उसको राइट दिया जाएगा। तो इसके साथ साथ हमारे पास और बहुत सारे केसेस आते हैं। बाकी मेन जो है यही दो केसेस हैं, एक AK गोपालन वाला और मेनका गांधी केस जो है। फिर हमारे पास राइट टू एजुकेशन जो है, कौन से आर्टिकल 21A के अंदर जो ऐड किया गया था, ठीक है, ये 2002 के अंदर ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट के बाद। इस बात को याद रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में कि आर्टिकल 21A कब ऐड किया गया था, तो 86th अमेंडमेंट में ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 के अंदर। ये एक हमारा न्यू फंडामेंटल राइट था, इससे पहले हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता था। तो अब जैसे जैसे हमारे सिचुएशंस बेहतर होती जा रही हैं, हम चीज़ों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल से निकाल के अपने फंडामेंटल राइट्स में डाल देते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे जब हमारा को आज़ादी मिली कि हम ये चीज़ें इंश्योर कर सके, फंडामेंटल राइट्स दे सके। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के लिए फिर वो आपका जस्टिफाइबल राइट मिल जाता है, आप कोर्ट के अंदर जा सकते हो उनको लेने के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऐसा नहीं होता। तो अब हमारे पास इतने रिसोर्सेज थे 2002 तक कि हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकते थे कि जो 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। इसलिए इसको हमने फंडामेंटल राइट बनाया। तो जितने भी 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनको ये बोला गया है कि स्टेट जो है उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगी, ठीक है। इससे पहले ये चीज़ आर्टिकल 45 के अंदर थी, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, वो एनफोर्सेबल नहीं था। और अब जो है आर्टिकल 45 वो क्या बोलता है, स्टेट को डायरेक्शन देता है कि वो चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन दे जो भी बच्चे 6 साल से कम के हैं उनके लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम आर्टिकल 22 के ऊपर आएँ तो वो हमें क्या बोलता है, आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे किस तरीके के राइट्स हैं, एक तो मेन 4 राइट्स सबसे पहले कौन कौन से आते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अरेस्ट होगा तो विदिन 24 आवर आपको उसको जज के सामने लेके जाना होगा, ठीक है। वो अपनी चॉइस के, जो एक्यूज है अपनी चॉइस के काउंसिल से कंसल्ट कर सकता है। तीसरी बात कि जो उसकी डिटेंशन है उसके क्या ग्राउंड्स है उसके बारे में उसको इन्फॉर्म किया जाएगा जितने जल्द से जल्द पॉसिबल हो। और चौथी बात कि उसको 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जाएगा मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना, ठीक है। और अगर हम इसके क्लॉज 3 के ऊपर आए आर्टिकल 22 के, और जो कि एलियन एनिमीज़ होते हैं और जो लोग जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन जिनका किया जाता है उनके ऊपर ये राइट्स उनको अवेलेबल नहीं होते। एलियन एनिमल्स जो हमारी कंट्री के नहीं है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन जो कि जिनको रोका जाता है कि वो कोई क्राइम ना करे। 2 तरीके की डिटेंशन की जाती है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है और एक ऑफेंस होने के बाद डिटेंशन की जाती है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन 3-3 महीने की होती है, 3 महीने तक की जा सकती है। फिर कमेटी अगर बोलती है तो फिर आगे भी वो डिटेंशन की जा सकती है, ठीक है। ऑफेंस होने के बाद ये सारे राइट्स मिलते हैं जो मैंने 4 राइट्स आपको बताए। अब एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वेदर आर्टिकल 22 इज़ कंप्लीट कोड और नॉट, कि जो आर्टिकल 22 है वो अपने आप में कंप्लीट है या नहीं है। एक टाइम पे ऐसा सोचा जाता था कि आर्टिकल 22 है जो है वो अपने आप में कंप्लीट कोड है। जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात हो रही है, वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ डिटेंशन की बात हो रही है, वो आर्टिकल 22 के ये जो 4 कॉर्नर्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए की जाए तो सभी चीज़ें पूरी हो रही हैं। और जो एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन सा केस था जो भी अभी भी हमने डिस्कस किया था पिछले आर्टिकल के अंदर भी, AK गोपालन का केस, इसके अंदर ये बोला गया था कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 या फिर आर्टिकल 20 से लेकर आर्टिकल 22 जो हैं वो कंप्लीट कोड है। मतलब कि इसके अंदर आपको आर्टिकल 19 को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये नहीं बोलोगे कि आर्टिकल 19 आपको वायलेट हो रहा है, क्योंकि अपने आप में आर्टिकल 22 जो आर्टिकल 22 है ये सभी चीज़ें पूरी करते हैं, ठीक है। इसलिए जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ है
कि भाई कोई प्रिवेंट जहाँ पे किसी को करना होता है लॉ से, इसलिए उसको आप आर्टिकल 19 में चैलेंज नहीं कर सकते कि आप बोलो कि आर्टिकल 19 को चैलेंज कर रहा है, आपके साथ अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हैं, तो वो उस चीज़ को आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस व्यू को फाइनली रिजेक्ट किया गया कौन से केस के अंदर, मेनका गांधी केस के अंदर ही, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर ही, जो 1978 का केस है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया जो पार्ट 3 है, यहाँ पे हमारे जो गारंटीज़ हैं ये एक पैटर्न को वीव करती हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे, कि कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको आप नहीं हटा सकते। इसीलिए ही अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन करना है तो वहाँ पे प्रोसीजर प्रेस्क्राइब होना चाहिए और वो रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। और 3 आर्टिकल्स के बीच में हमने गोल्डन ट्रायंगल बनाया, आर्टिकल 14, 19 और 21 के बीच में। इसलिए ये तीनों आर्टिकल हमेशा एक साथ चलते हैं, इन तीनों को वॉयलेट नहीं करना होता किसी भी लॉ के हिसाब से, आर्टिकल 14, 19 और 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 23 और 24, किस बारे में बात करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, किस किस चीज़ की एक्सप्लॉयटेशन मना की गई है, जहाँ पे भी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात हो रही है, जैसे हमारा जो प्रीएम्बल है वहाँ पे भी यही बात होती है ना, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को मेंटेन किया जाएगा, तो वही बात यहाँ पे भी हो रही है। आर्टिकल 39E और F देखोगे वो बात वहाँ पे भी हो रही है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या आती है, जो भी हमें हमारे सोशल लाइफ के ऊपर देखने को मिलती है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक है, जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है, तो किस किस चीज़ को मना किया गया। एक तो बेगर को मना किया गया, जो भिखारी वगैरह होते हैं, और बाउंडेड लेबर्स जो होती हैं उनको मना किया गया। ठीक है, आर्टिकल 23 फॉरबिड्स करता है ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग किस चीज़ में, बेगार में। इसी तरीके से फोर्स लेबर भी मना की गई और बाउंडेड लेबर भी मना की गई। फोर्स लेबर, बाउंडेड लेबर, बेगार, ये सब चीज़ों को मना किया गया। और आर्टिकल फर्दर अगर हम आर्टिकल 24 को पढ़ें, वो ये बोलता है कि कोई भी जो बच्चे होंगे जो 14 साल से कम के होंगे, 14 ईयर से कम की एज जिनकी होगी, उनको एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा किसी भी फैक्ट्री के अंदर, किसी भी माइन के अंदर, या फिर किसी भी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट के अंदर। याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे, किसी भी फैक्ट्री में, माइन में, या फिर किसी भी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट के अंदर उनको नहीं जॉब पे रखा जाएगा। इसलिए इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए हमारे पार्लियामेंट ने कुछ लॉज बनाए थे, जैसे कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, बाउंडेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। तो इस तरीके के एक्ट हमें देखने को मिलते हैं इस आर्टिकल के बेसिस पे। फिर उसके बाद अगर हम आगे चले तो हमें देखने को मिलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कौन से आर्टिकल के अंदर आता है ये, आर्टिकल 25 to 28 के अंदर आता है, 25 to 28 के अंदर आता है। तो इंडिया जो है हमने देखा हमारे प्रीएम्बल के अंदर भी कैसी कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर नेशन है। जो स्टेट होता है किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति नहीं रह सकता, कि कोई भी स्टेट अपनी रिलीजन को डिक्लेयर नहीं कर सकता कि मैं ये वाला स्टेट हूँ या ये वाला स्टेट हूँ। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि इंडिया जो है एंटी रिलीजन है, इंडियन रिपब्लिक एंटी रिलीजन नहीं है। जो सेक्युलरिज्म है ये हमारा बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको सेक्युलरिज्म को हमेशा रखना पड़ेगा। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है इसके अंदर एक केस था पन्ना लाल बंसी लाल पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहाँ पे भी आर्टिकल 25, 26 को ग्रांट करने की बात आएगी रिलीजियस मैटर के अंदर, तो वहाँ पे आप ये नहीं मानोगे कि सिर्फ आप ये राइट माइनॉरिटी रिलीजन्स को दो, जैसे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स, इनको दो। ठीक है, ये आपको चाहे आप मेजॉरिटी रिलीजन के भी हो, जैसे कि हिंदूज़ हो गए इंडिया के अंदर, उनको भी ये राइट गारंटी किया जा रहा है। अब रिलीजन क्या है, रिलीजन जो है काफ़ी वाइड टर्म है। कोई भी चीज़ जिसके अंदर आप फेथ या बिलीव करते हो वो अपने आप में रिलीजन बोला गया है। और काफ़ी सारे हमारे जजमेंट्स आए थे, जैसे कि नारायण दिक्ताक्षुल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पे बोला गया था कि रिलीजन जो है वो धर्म से आइडेंटिकल नहीं है, कि आप जहाँ पे धर्म वर्ड यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आप रिलीजन वर्ड यूज़ कर लो, ये सही नहीं है। क्योंकि इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके लिए कोई पैरेलल वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता रिलीजन के लिए हिंदी में। धर्म वर्ड जो है अपने आप में अलग है। धर्म वर्ड सनातन धर्म से रिलेटेड है, जिसके अंदर एटर्नल वैल्यूज़ की बात की गई है, कोई ये टाइम बाउंड नहीं है, स्पेस बाउंड नहीं है, इस तरीके की बातें बोली गई थी इस केस के अंदर। ठीक है, तो रिलीजन जो है वो अपने आप में काफ़ी वाइड टर्म है। फिर आर्टिकल 25 क्लॉज 1 के ऊपर आओ तो ये इसके अंदर बोला गया कि हर एक व्यक्ति को फ्रीडम दी गई है ऑफ कंसाइज एंड राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। वो कोई भी धर्म को अपने हिसाब से प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपोगेट कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, और आर्टिकल 26 हमें गारंटी करता है कि हर एक
जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस होंगी या उनके कोई भी सेक्शंस होंगे, उनके पास ये राइट है एस्टेब्लिश करने के लिए अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, ठीक है। इस तरीके से अपने वो अफेयर्स मैटर्स मेंटेन कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आर्टिकल 27 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो किसी भी तरीके के टैक्सेस पे करे अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे होता है ना कि पहले टाइम पे होता था कि टैक्सेस देने पड़ते, तो वो चीज़ देने के लिए, अपने धर्म को मेंटेन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इस तरीके के कोई भी टैक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 28 ने हमें बोला था कि जो भी स्टेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है टोटली बैंड होंगी, आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। लेकिन जो स्टेट एडेड डिनोमिनेशंस इंस्टीट्यूशंस होंगी वहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स होंगे उनके पास ये फ्रीडम होगी कि वो उन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो उनको ये दिया गया। तो जो आर्टिकल 25 और 26 हमने पढ़ा ये अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, ये इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास आर्टिकल 29 और 30। ये हम बहुत तेज़ी से रिवाइज कर रहे हैं, आपको कुछ भी डिटेल में समझना हो तो उसके ऊपर हमारी वीडियोज़ हैं, उनको आप देखिए, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आर्टिकल उसके बाद हमारे पास आते हैं 29, 30 जो हमारे एजुकेशनल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करता है। तो जो आर्टिकल 29 और 30 है ये माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है कि वो अपने खुद के जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, कल्चर हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनको कंजर्व कर सके। और साथ ही साथ ये भी प्रिवेंट करता है कि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाए उस माइनॉरिटी के साथ, क्योंकि उनका जो धर्म है या रेस है, लैंग्वेज है, या कोई भी जो भी उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो माइनॉरिटी के अंदर है, तो इस बेसिस पे उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 को देखोगे तो वो गारंटी देता है कि एवरी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, की सभी जो भी अलग अलग सेक्शंस है सोसाइटी के, उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, कल्चर हैं, और उनके पास राइट है उनको कंजर्व करने का। जो भी उनकी लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट, कल्चर है, उनके पास ये राइट है कि वो उनको कंजर्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 29(1) को जब आप देखोगे तो आर्टिकल 19(1) जो है उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, लेकिन आर्टिकल 29(1) के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती। और अगर आर्टिकल 29(2) को देखोगे तो वो जनरल, मतलब एक तरीके से जनरल आर्टिकल है, वो सभी सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई होता है, जहाँ पे वो माइनॉरिटी से या मेजॉरिटी ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं और कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो स्टेट फंड से एडेड है या नहीं है, मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तो उनको एडमिशन देने से डिनाई नहीं किया जाएगा इस ग्राउंड पे कि क्योंकि वो इस पर्टिकुलर धर्म के हैं या इस रेस के हैं, कास्ट के हैं, लैंग्वेज के हैं, इस बेसिस पे उनको मना नहीं किया जाएगा कि उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 बोलता है, ये राइट देता है सभी माइनॉरिटीज़ को, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, लैंग्वेज के हो, कि उनको ये राइट है कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, दोनों चीज़ों का राइट है, एस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपने चॉइस के, ठीक है। वो लैंग्वेज बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। इनको ये राइट दिया गया है। और आर्टिकल 30 क्लॉज 2 में बोलता है कि जो स्टेट है वो ऐसा नहीं करेगी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जब एड ग्रांट करेगी तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करे, क्योंकि वो पर्टिकुलर रिलीजियस या लैंग्वेज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, या मैनेजमेंट उनका कोई पर्टिकुलर रिलीजन कर रहा है या लैंग्वेज के बेसिस पे हो रहा है या किसी माइनॉरिटी से, तो इस बेसिस पे स्टेट जो है कोई भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। यहाँ पे हमारे सामने केस भी आता है सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो आर्टिकल 29(1) है ये अपने आप में जनरल प्रोटेक्शन देता है, जहाँ पे जो भी जितने भी सिटीजन्स हैं किसी भी सेक्शन के, वो अपने लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को, कल्चर को। लेकिन जो आर्टिकल 30 है वो स्पेशल राइट है। तो आर्टिकल 29 क्या है, जनरल राइट है, जनरल प्रोटेक्शन दे रहा है, और आर्टिकल 30 जो है वो स्पेशल राइट है, जो सिर्फ माइनॉरिटीज़ को अवेलेबल है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और एक केस देखने को मिलता है इंग्लिश मीडियम पेरेंट्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का, जहाँ पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि कोई भी वॉयलेशन नहीं होगी आर्टिकल 29 या 30 की, जहाँ पे स्टेट जो है इस बेसिस पे एडमिशन बनाती है, मतलब इस बेसिस पे अपनी स्कूल्स के अंदर करती है कि मदर टंग जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी प्राइमरी लेवल के ऊपर,
और हायर स्टेजेस के ऊपर आप 3 लैंग्वेजेस ले सकते हो, जिसके अंदर से मतलब 3 लैंग्वेजेस होंगी जिसमें से आपके लिए जो स्टेट लैंग्वेज है वो कंपलसरी होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसका नाम है अजीज़ बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर ये बोला गया था कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये एस्टेब्लिश नहीं की गई थी मुस्लिम माइनॉरिटी के द्वारा। किसके द्वारा एस्टेब्लिश हुई थी? ये सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा हुई थी। एक एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में 1920 के अंदर, जिसका नाम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920। तो इसलिए ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि रिलीजियस माइनॉरिटी के द्वारा नहीं एस्टेब्लिश किया गया, इसलिए इसको माइनॉरिटी जो है, जो मुस्लिम माइनॉरिटी है, वो इसको एडमिनिस्टर नहीं करेगी, उसके पास ये राइट नहीं है कि वो इसको एडमिनिस्टर करे। ठीक है, इस तरीके के काफ़ी सारे हमारे पास केसेस आते हैं आर्टिकल 29 और 30 के ऊपर। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 32 के ऊपर। आर्टिकल 32 एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको हम बैकबोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। यही आर्टिकल है जो हमें बाकी सारे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें उसकी रेमेडी देता है। अगर ये आर्टिकल नहीं होगा तो बाकी सारे आर्टिकल्स का होने का, जो फंडामेंटल राइट्स है उनके होने का कोई यूज़ नहीं होगा। तो ये अपने आप में एक रेमेडियल आर्टिकल है, इसलिए हम इसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी बोलते हैं। ये हमें राइट देता है कि हाँ, हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको गारंटी करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, हमारे पास ये राइट है। ठीक है, और जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये राइट है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करा सकता है। जिसके लिए वो कैसे कराएगा? एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स या डायरेक्शंस देगा या रिट्स देगा, जिसके अंदर रिट्स कौन कौन सी आती हैं? 5 तरीके की रिट्स आती हैं, हबीस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सिरेटरी और कोवरेंट। तो ये 5 तरीके की रिट्स होती है। अभी हम इनको समझते हैं। और यहीं पे हमें मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर और क्या बात बोली गई थी कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर जो हमारे सामने आती है वो भी यहीं पे आती है कि भाई ये जो आर्टिकल 32 और 226 है, 226 जो हाई कोर्ट के बारे में बात करता है, तो इन्हीं आर्टिकल्स की वजह से जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं हिल सकता। आर्टिकल 32 को हम और क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी बोल सकते हैं। और हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेव करने के लिए या एनफोर्स करने के लिए हम आर्टिकल 32 में आ सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे एक पिटीशन फाइल करनी होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो भी कर सकता है, कोई भी डायरेक्शंस इशू कर सकता है, ऑर्डर्स कर सकता है, रिट्स इशू कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई हैं। और आर्टिकल 32 क्लॉज 3 को पढ़ोगे तो वो बोलता है कि जो भी पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है इसको आप रोकते बिना ये पावर है स्टेट को भी, मतलब पार्लियामेंट को भी, कि वो एम्पावर कर सकती है किसी और कोर्ट को भी। पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो एम्पावर कर सकती है किसी और कोर्ट को भी कि वो अपनी लोकल लिमिट्स के अंदर, अपनी लोकल लिमिट्स जो भी जुरिडिक्शन है उसके अंदर ये जो पावर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को क्लॉज 2 में मिलती हैं कि वो इसको एक्सरसाइज करे। और ये जो राइट्स हैं आर्टिकल 32 के, ये सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल नहीं है, ये बाकी सभी पर्सन को भी अवेलेबल है, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, नॉन सिटीजन्स हो, सबको अवेलेबल है जिनके भी राइट वायलेट होते हैं। कौन से राइट? फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमेटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स का केस भी यहाँ पे आता है, जहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। अगर ये रिट्स देखें हम, कौन कौन सी रिट्स है? हबीस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिटरी, सेरेटरी और कोवरेंटो। हबीस कॉर्पस में क्या होता है? अगर इसका मीनिंग देखें, लिटरल मीनिंग में देखें तो हैविंग द बॉडी होता है या ब्रिंग द बॉडी होता है हबीस कॉर्पस का मतलब। तो जब किसी व्यक्ति को बिना लॉ के प्रोसेस को फॉलो किए हुए डिटेन कर लिया जाता है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे रिट इशू कर सकती है हबीस कॉर्पस की, जिसने भी उसको, जिस भी पर्सन ने, अथॉरिटी ने उसको डिटेन किया है कि उसको वो छोड़े, क्योंकि उसने उसको इलीगली डिटेन कर लिया गया है। इसी तरीके से मेंडामस होती है रिट। मेंडामस का मतलब होता है कमांड करना या ऑर्डर करना। ये कहाँ पे यूज़ होती है? प्रिंसिपली ये पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, जहाँ पे भी कोई पब्लिक ड्यूटी को इन्फोर्स करने की बात होती है। ये प्राइवेट लोगों के अगेंस्ट आप रिट इशू नहीं कर सकते मेंडामस वाली। ये पब्लिक ड्यूटीज़ जहाँ पे होती है वहाँ पे अब इशू होगी। यहाँ पे क्या होता है कि आप कोई स्पेसिफिक एक्ट करने के लिए, जो किसी व्यक्ति की पब्लिक ड्यूटी है, उसके लिए आप उसको कमांड कर सकते हो कि आप इस स्पेसिफिक एक्ट को कीजिए या फिर मत कीजिए। दोनों चीज़ हो सकती है, एक्ट टू बी डन और नॉट टू बी डन। जिसके पास ऑफिस है, परमानेंट या टेम्प्रेरी या कॉर्पोरेशन किसी भी तरीके का, इंफीरियर कोर्ट का, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट से इंफीरियर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हो गई, सेशन कोर्ट्स हो गई, सिविल कोर्ट्स हो गई, सबके लिए
रिट जो होती है, ये मैंडामस की रिट जो होती है, इसको हम वेकनिंग कॉल भी बोलते हैं, जगाने वाली कॉल भी बोलते हैं, कि जो उसकी नीचे की अथॉरिटी है वो सो रही है, उसको उठाने के लिए भी ये एक कॉल हो सकती है। इस तरीके से मैंडामस को बोला जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो स्लीपिंग अथॉरिटी है उसको हम उठाते हैं कि आप सो रहे हो और अपनी जो आपकी पब्लिक ड्यूटी है उसको कीजिए, आपका ये काम है और आप इसको नहीं कर रहे हैं, आप कीजिए, या फिर आपको ये नहीं करना आप मत कीजिए। तो इस तरीके से किसी का भी अगर पब्लिक राइट नहीं पूरा हो रहा, उसकी नॉन परफॉर्मेंस हो रही है, तो आप उसके लिए रिट फाइल कर सकते हैं मैंडामस की। फिर आती है प्रोहिबिटरी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सुपीरियर कोर्ट के द्वारा इश्यू की जाती है इंफीरियर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को, कि वो जो भी उसके पास जुरिडिक्शन नहीं है उसके अंदर वो उसको प्रिवेंट करे। तो ये जज के अगेंस्ट, जो भी इंफीरियर कोर्ट का जज है उसके अगेंस्ट इशू हो सकती है, जो भी बायस है इस तरीके की चीज़ है। तो जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन होती है ये सिर्फ जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल फंक्शंस के लिए ही होती है। ये लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव या प्राइवेट पर्सनस के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकती। ठीक है, तो मतलब जो भी उससे नीचे के कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे के कोर्ट, अगर वो अपनी जुरिडिक्शन के अंदर काम नहीं कर रहे या जुरिडिक्शन से बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोहिबिटरी रिट लगाई जा सकती है। शेररी रिट जो होती है, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू करता है अपने इन्फीरियर कोर्ट्स को, या फिर कोई भी जो इन्फीरियर बॉडी है जो जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल फंक्शन कर रही है और वो उसको लीगली नहीं कर रही है, मतलब कहीं अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जाके कर रही है, एक्सेस जुरिडिक्शन यूज़ कर रही है या अपनी जुरिडिक्शन को अब्यूज़ कर रही है, तो वहाँ पे हम सेरेटरी रिट को यूज़ करते हैं कि जैसे इसके पास पावर नहीं है, इससे ऊपर जाना चाहिए केस, तो वहाँ पे हम सेरेटरी यूज़ कर सकते हैं। तो सेरेटरी को इशू करने के लिए क्या क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, कि भाई एक तो लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए, और टू डिटरमाइन क्वेश्चंस अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ द सब्जेक्ट, उसके अलावा हैविंग द ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली और एक्ट इन एक्सेस ऑफ इट्स अथॉरिटी। अगर ये चीज़ें हुई हैं तो आपके अगेंस्ट सेरेटरी इशू हो सकती है। और कोवरेंटो होती है कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी पोस्ट खाली नहीं करता, ऑफिस खाली नहीं करता, जब उसको उसके पास से वो पावर चली गई है, जैसे कोई भी चीफ मिनिस्टर हो गया या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी होगी, जब जैसे चीफ मिनिस्टर हट गया और वो अपना घर खाली नहीं कर रहा, तो उसके अगेंस्ट कोवरेंटो इशू होगी। तो कोवरेंटो के लिए क्या होता है, ये भी एक तरीके का क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है, और इसके लिए आप क्या करोगे, पहले हाई कोर्ट, जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, पहले हाई कोर्ट जाते हैं, फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है, ऐसा राइट होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को बोलते हैं कि आप पहले हाई कोर्ट होकर आइए, फिर मेरे पास आइए। ठीक है, और इसी यहीं पे हमारे पास पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट भी आता है, कि जब हमारा खुद का इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, लेकिन किसी क्लास के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, तो या हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। जब इस तरीके से हम मूव करते हैं किसी और के इंटरेस्ट के लिए, जब लीगल एक्शन दिलवाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से, उसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। और यहाँ पे भी रिट ही एक तरीके से इशू होती है, और वो रिट किसी भी तरीके की हो सकती है, जैसे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आपको देखने को मिलेगा, हुसैन आरा खातून का केस देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के केस है। उसके बाद हम अगर आगे आएँ तो आर्टिकल 37 टू आर्टिकल 51, ये किस बारे में बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। ये कौन से पार्ट के अंदर दिया गया, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं ये जस्टिफाइबल राइट्स नहीं होते, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जस्टिसिएबल राइट्स होते हैं, मतलब आप कोर्ट के पास जाके इनको एनफोर्स करा सकते हो। पार्ट 3 जो है जस्टिसेबल है, पार्ट 4 जो है वो नॉन जस्टिसेबल है। इसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात की गई थी, और ये चीज़ हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। कौन सी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन से, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये बात ली थी। ठीक है, इनके बीच में इंटर रिलेशन होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए की गई हैं, कि उनको डायरेक्शन दी गई कि आप ऐसे कीजिए, लेकिन उनके लिए ऐसा करना मैंडेटरी नहीं होता। जहाँ पे भी फंडामेंटल राइट्स या डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात होगी, तो फंडामेंटल राइट जो हैं वो ओवरराइड कर जाएंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। इसलिए जो हमारा केस था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराईजन, उसके अंदर ये बोला गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनके बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होती है, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रिवेल करेंगे। लेकिन जो मिनिर्मा विल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, इसके अंदर इस बात को हटाया गया और बोला गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें दोनों ही चीज़ों के बीच में हार्मनी मेंटेन करनी है, बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है वो ज़्यादा हैवी रहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अगेंस्ट। मतलब आप फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट जाकर इन्फोर्स करा सकते हो, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नहीं करा सकते। डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिर्फ स्टेट को एक डायरेक्शन है ताकि वो वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए काम करें, और उनको ये पता चले कि उनको किस तरीके से काम करना है। जैसे कि आर्टिकल 38 को देखोगे तो क्या बोलता है कि जो स्टेट है उसको सिक्योर करना है सोशल ऑर्डर अपनी स्टेट के अंदर, और जो भी पीपल हैं उसकी स्टेट के, उसके प्रमोशन के लिए, उसके वेलफेयर के लिए काम करना है।
और आर्टिकल 39 को देखोगे तो ये हमें क्या बोलता है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल जो कि स्टेट को फॉलो करने चाहिए। क्या, जैसे क्या क्या कि जो भी सिटीजन्स हैं, मैन हैं, वुमेन हैं, उनके जो भी लाइवलीहुड है वो इक्वली जो हैं एडुकेट तरीके से पूरे हों। इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई। और अगर आर्टिकल 39A के ऊपर अगर हम आए तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है कि सभी के साथ इक्वल जस्टिस होगी और उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी। जैसे आप DLS से देखते हैं या जो भी आपकी स्टेट के अंदर लीगल सर्विस अथॉरिटी है जहाँ पे फ्री लीगल एड दी जाती है, तो वो इसी आर्टिकल के हिसाब से स्टेट ने एस्टेब्लिश की है। और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत होंगी उसके लिए आर्टिकल 40 में उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि इस तरीके से किस तरीके से वो सेल्फ गवर्नमेंट में काम करेंगे। आर्टिकल 41 के अंदर में बताया गया राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। इस तरीके के ये सारे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 42 के अंदर देखोगे तो मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात हो रही है। आर्टिकल 44 के अंदर देखोगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स के बारे में बात करते हैं कि हम, जैसे हमारा CPC हो गया, इस तरीके की चीज़ें हो गई, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हम बनाएंगे ताकि जो भी हमारे भेदभाव हैं सोसाइटी से वो हट जाएँ। इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है आर्टिकल 51A जो कि बाद में ऐड हुआ था, जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं। 42nd अमेंडमेंट के अंदर हमारा ये पार्ट 4A ऐड हुआ था, जिसको हम आर्टिकल 51 के अंदर बोलते हैं, जहाँ पे सिटीजन्स की कुछ ड्यूटीज़ बताई गई हैं। ये भी एनफोर्सेबल नहीं होती, आर्टिकल 51 की ड्यूटीज़ अनएनफोर्सेबल होती हैं, लेकिन ये क्यों इंक्लूड की गई, ताकि जो भी सिटीजन्स हैं वो साइकोलॉजिकली कॉन्शियस हो जाएं अपने इन ड्यूटीज़ के बारे में, उनको पता चले। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 52 के ऊपर आएँ तो ये किस बारे में बात करता है, प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है कि हमारी कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिक्लेयर करता है कि हमारी कंट्री के अंदर एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। और आर्टिकल 53 के ऊपर आए तो जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी उसके पास यूनियन की, और जो वो पावर्स होंगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा इंजॉय की जाएंगी, चाहे वो डायरेक्टली इंजॉय करे या फिर अपने ऑफिसर्स जो भी उसके सबऑर्डिनेट हैं उनके थ्रू उनको इंजॉय करें। और ये जो पावर्स आर्टिकल 53 के अंदर उनको दी जा रही हैं, इसके अलावा वो क्या हैं, सुप्रीम कमांडिंग पावर हैं हमारी डिफेंस फोर्सेस के। तो डिफेंस फोर्सेस को सुप्रीम कमांड कौन दे सकता है, प्रेसिडेंट दे सकते हैं। जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होंगी, जैसे चीफ जस्टिस हो गए या इस तरीके के जितने भी लोग हो गए, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे उनको। और बहुत सारी इनको पावर्स दी गई, जैसे इमरजेंसी की पावर दी गई, जहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। जितने भी हमारे बिल्स पास होंगे हमारे पार्लियामेंट के अंदर, उनकी एसेंट जो है हमारे प्रेसिडेंट देंगे आर्टिकल 111 के हिसाब से। और कोई भी मनी ग्रांट नहीं हो सकती जब तक कि वो प्रेसिडेंट के द्वारा रिकमेंड नहीं की जाएगी। इसी तरीके से मनी बिल जो है वो भी इंट्रोड्यूस नहीं होगा उनकी रिकमेंडेशन के बिना, आर्टिकल 117 जो हमें ये बात बोलता है। तो इस तरीके की बहुत सारी पावर्स दी गई। इसके अलावा अगर आप आर्टिकल 72 देखो तो वो हमें पार्डनिंग की पावर देता है प्रेसिडेंट को, कि वो पार्डन कर सकते हैं, पनिशमेंट को रेमिट कर सकते हैं। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकते हैं वो, ठीक है, आर्टिकल 77 के अंदर। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमें दी गई हैं। और अगर आप देखो प्रेसिडेंट की पावर, तो वो ऑर्डिनेंस को प्रोमिगुलेट कर सकते हैं जब कोई भी जो हाउस है पार्लियामेंट का वो सेशन के अंदर नहीं है, आर्टिकल 128 बोलता है। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट को हमने बहुत सारी पावर्स दी आगे आगे। और पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट देखो तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करने की बात करता है कि हमारी कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट होंगे, और ये क्या होंगे, फॉर्मल हेड होंगे यूनियन के, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मल हेड होंगे और अपनी पावर्स को एंजॉय करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और जो भी मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, उनको एड एंड एडवाइस करेंगे। आर्टिकल 72 को अगर हम देखें, जहाँ पे पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात की जा रही है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी को पार्डन दे सकते हैं, माफ़ी दे सकते हैं। जैसे किसी को डेथ की सज़ा दे दी गई, इस जगह पे रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रेमिशन कर सकते हैं किसी की पनिशमेंट, या सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, या कम्यूट कर सकते हैं। किसी को कोई भी सेंटेंस मिला हो, किसी भी कोर्ट ने वो सेंटेंस दिया हो, ठीक है, चाहे वो कोर्ट मार्शल के थ्रू ही क्यों ना हो। और इसके अलावा जैसे किसी को डेथ की सज़ा मिली है, वहाँ पर भी वो ये चीज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ ज़रूरी है कि इनको ये पावर दी जाए, क्योंकि ये एक रिपब्लिक है, यहाँ पे इस तरीके के डिसीजन लेने की पावर दी जानी चाहिए, अदरवाइज़ इसका कोई यूज़ नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम सुप्रीम कोर्ट देखें तो वो कौन से आर्टिकल से आता है, आर्टिकल 124 से आता है। आर्टिकल 124 बोलता है कि हम अपनी कंट्री के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करेंगे। तो आर्टिकल 124 मेक्स प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
अगर आप इसको पढ़ोगे तो वह क्या बोलता है इसका आर्टिकल 124 का क्लोज 1 कि देयर शेल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अनटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रेस्क्राइब अ लार्जर नंबर ऑफ ये जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओरिजिनली ये कितने बोले गए थे, कितने जजेस होंगे, 25 अदर जजेस होंगे चीफ जस्टिस को इंक्लूड करके, मतलब 26 होंगे, और अभी कितने हैं 33 जजेस हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इनको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और जो जितने भी जजेस होंगे वो, और जब ये जो अपॉइंटमेंट करते हैं ना प्रेसिडेंट, ये किसकी कंसल्टेशन के अंदर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कंसल्टेशन में करेंगे। अभी हम इसको और थोड़ा सा देखते हैं, जहाँ पे हम सुप्रीमेसी ऑफ एग्जीक्यूटिव या सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी को हम देखते हैं। इसके अलावा भी थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, कोई भी जो जज है वो रिज़ाइन कर सकता है अपना रेजिग्नेशन दे के प्रेसिडेंट को, और क्लॉज 4 के हिसाब से किसी भी जज को रिमूव भी किया जा सकता है। और कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो सिटीज़न ऑफ इंडिया है तो वो क्वालिफाइड है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और साथ ही साथ कम से कम 5 साल जो है वो हाई कोर्ट का जज रहा हो, ठीक है, और हैज़ फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन, 10 साल कम से कम हाई कोर्ट का जज रहा हो, या फिर प्रेसिडेंट की नज़र में इस तरीके का कोई भी डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो। तो ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए। अब देखिए हमारे सामने कुछ केसेस आते हैं जहाँ पे जैसे अब ये बोल दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे विद द कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे हमारे सामने केस आता है जहाँ पे ये बोला गया कि एग्जीक्यूटिव जो है वो सुप्रीम है जजेस को अपॉइंट करने के लिए। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस था, जिसके अंदर आर्टिकल 2 जो हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 पढ़ते हैं, जो बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो हाईएस्ट पावर है अपॉइंट करने के लिए, इसलिए वो सिर्फ बाकी जजेस से कंसल्ट करेगा, लेकिन वो कॉन्करेंस लेना ज़रूरी नहीं होगा। तो जो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा वही सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा। उसके बाद हमारे सामने केस आया था ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1993 के अंदर, जिसके अंदर जो ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस होगा वो फाइनल होगा। वहाँ प्रेसिडेंट के डिसीजन की बात नहीं हो रही, जो सीजीआई डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा। इसीलिए कोई भी अगर जजेस अपॉइंट होंगे तो वहाँ कोलिजियम बनेगा, जिसके अंदर कौन कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, सीनियर मोस्ट जजेस होंगे जो भी सुप्रीम कोर्ट के हैं, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, तो ये सब चीज़ें उनके अंदर इंक्लूड होगी। अभी जैसे आप देखोगे 2014 के अंदर एक लॉ लाया जा रहा था NJAC, जिसके अंदर जहाँ पे पावर दी जा रही थी एग्जीक्यूटिव को सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने की, जिसको बाद में रिमूव कर दिया गया। और अभी भी हम कॉलेजियम सिस्टम के हिसाब से ही अपने जजेस को अपॉइंट करते हैं। इस कॉलेजियम सिस्टम को आपने डिटेल में समझना हो तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉलेजियम सिस्टम के अंदर कौन कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो ये अपने आप में एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट करते हैं ताकि लेजिस्लेटिव से ये इंडिपेंडेंट रहे जो जजेस हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये क्या है, अपने आप में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और जितनी भी जैसे पावर होती है कंटेम्प्ट करने की, जैसे अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट करता है तो उस व्यक्ति को पनिश करने की पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। आर्टिकल 129 के अंदर दिया गया, और यहाँ पे आप फेमस केस देख सकते हो विनीत कुमार सिंह का। इसके अलावा अगर जुरिस्डिक्शन की बात करें सुप्रीम कोर्ट के, तो वो आर्टिकल 131, 132 से लेके 136 और 143 के अंदर आती है, ठीक है। जिसके अंदर हमें क्या बोला गया है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात की गई है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी जुरिस्डिक्शन में काम कर सकता है। ओरिजिनली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, जैसे कोई 2 स्टेट का मैटर है, स्टेट सेंटर का मैटर है, तो आप इनके पास जाओगे। अपीलेट जुरिस्डिक्शन नीचे से कोई केस चलता आ रहा है हाई कोर्ट के पास, फिर हाई कोर्ट से ऊपर अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में आना है वहाँ आ सकते हो। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है जहाँ पे आप जो गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट है, उनको एडवाइजरी मतलब कोई एडवाइस दे सकते हो अगर वो एडवाइस डिमांड करते हैं। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस देखोगे तो वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 244 से 255 के अंदर आते हैं, जहाँ पे हमारे पास 3 लिस्ट की बात भी की जा सकती है, जहाँ पे हमने अपनी लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है शेड्यूल्स के अंदर। शेड्यूल 7 को अगर आप देखोगे लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 के अंदर, और ये चीज़ हमने हमारे अमेरिकन फेडरलिज्म से देखा था कि हम ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेंगे, जैसे हमारे कंट्री के अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी होगी और यूनियन गवर्नमेंट भी होगी, और किसकी क्या पावर्स होगी वो हमें इन 3 लिस्ट के अंदर मिल जाती है। लिस्ट 1 जो है वो यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 2 जो है स्टेट लिस्ट है, और लिस्ट 3 जो है कंकरेंट लिस्ट है। लिस्ट 1 के अंदर 97 आइटम्स आते हैं, लिस्ट 2 के अंदर 66 आइटम्स आते हैं, और लिस्ट 3 के अंदर 47 आइटम्स आते हैं। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो इमरजेंसी के प्रोविजंस आते हैं। इमरजेंसी के प्रोविजंस आर्टिकल 352, 356 मेनली, और आर्टिकल 360 के अंदर देखने को मिलते हैं। 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी है,
356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी है, 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी कब कब होती है? जब सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात होती है या फिर किसी भी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर कोई थ्रेटन होता है, जैसे वॉर का, एक्सटर्नल एग्रेशन का या आर्म रिबेलियन का, तो वहाँ पे फिर प्रेसिडेंट अगर इसको ये बात सही लगती है तो नेशनल इमरजेंसी कर सकता है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं जब नेशनल इमरजेंसी करते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं सस्पेंड हो जाते हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं जैसे कि वॉर हो रही है या एग्रेशन हो रहा है या आर्म रिबेलियन हो रहा है, या तो ये एक्चुअली हो गया हो या फिर उससे पहले भी किया जा सकता है, अगर प्रेसिडेंट इस बात से मान जाता है कि उसको लगता है कि ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। और ये जो आर्म रिबेलियन वर्ड है, ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वर्ड की जगह पे आया था हमारे 44 अमेंडमेंट में। 44 अमेंडमेंट से पहले 3 चीज़ें होती थी, कौन कौन सी? वॉर, एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। उसके बाद कौन सी हो गई? वॉर, एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, ठीक है। मतलब कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जो हैं वो अब एक गुड पॉइंट नहीं है हमारी कंट्री के ऊपर इमरजेंसी लगाने का, नेशनल इमरजेंसी लगाने का, क्योंकि उससे पहले हम बहुत देखते थे कि हमारी कंट्री के ऊपर नेशनल इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कह के लगा दी जाती थी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ये जब प्रोक्लेमेशन की जाती है कि तो जो भी हमारे कंट्री होती है वो अपना फेडरल करेक्टर लूज कर देती है, ठीक है, यूनिटरी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है, और जो भी हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। इसी तरीके से स्टेट इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 356 के अंदर, जब उस स्टेट का गवर्नर ये रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को कि उस स्टेट की हालत सही नहीं है, वो प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल पा रहा, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया, तो वहाँ पे फिर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है और प्रेसिडेंट के हाथ में वहाँ का रूल आ जाता है। ये चीज़ आप देख सकते हो रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है गवर्नर के पास इमरजेंसी लगाने की। ये आपको देखना होगा कि सिचुएशन जो है वहाँ पे नॉर्मल नहीं होनी चाहिए और अर्जेंट रेमेडियल एक्शन की ज़रूरत है। उसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है? जब जो स्टेट होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है, कंट्री जो होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है, हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है, और हमारी कंट्री की ऐसी सिचुएशन है कि हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या क्रेडिट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर किसी भी पार्ट के अंदर ये चीज़ हो गई है, इस तरीके का कोई थ्रेट है, तो फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाती है। इसके अलावा अमेंडमेंट की बात की जाए तो आर्टिकल 368 हमारे सामने आता है, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। जो ये अमेंडमेंट्स होती हैं 3 तरीके से अमेंडमेंट की जा सकती हैं। अमेंडमेंट एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी की, एक अमेंडमेंट होती है जहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से सिर्फ आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी में आपको 3/4 मेजॉरिटी चाहिए, और एक होती है जहाँ पे आप स्पेशल मेजॉरिटी के बाद क्या करते हो? रेटिफिकेशन लेते हो नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आपको बाकी सारी जितनी स्टेट्स हैं उनके अंदर कम से कम आधी स्टेट से रेटिफिकेशन लेनी पड़ती है, मतलब अप्रूवल लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा वहाँ हमने ईजी बना रखा है, जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ हमने डिफिकल्ट अमेंडमेंट बना रखी है। पावर ऑफ अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल के अंदर हमें मिल रही है? आर्टिकल 368 के अंदर। और यहीं पे जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो कभी भी रिमूव नहीं होना चाहिए, हटना नहीं चाहिए अमेंडमेंट से, इसलिए हमारे ऊपर ये प्रोसीजरल लिमिटेशन लगाई गई हैं आर्टिकल 368 के अंदर ही। और हमने जुडिशियल रिव्यू के प्रोविजंस को भी ऐड किया है, हमने देखा है कि इन केसेस के अंदर, और जो हमारा बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ही हमारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो हमने डिस्कस किए हैं, जिसको आप रिवाइज कर सकते हो एग्जाम टाइम पे बहुत जल्दी, रैपिड रिविजन की तरह। तो यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हम डिटेल डिस्कशंस करते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।